युद्धों की कहानियां सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, मगर इसे महसूस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है। 1962 में लड़ा गया इंडो चाइना वॉर भी इसी दास्तां को बयां करता है। ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि इस युद्ध के समय चीन की सेना भारत की सेना पर भारी पड़ी थी, मगर फिर भी भारतीय सेना का जाबाजी से चीन की इतनी बड़ी सेना के साथ लड़ना वाकई में काबिले तारीफ था। सीमा विवाद का यह मसला आखिर कैसे युद्ध की दहलीज पर जाकर रुक गया, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। 1962 के समय चीन और भारत के बीच फैली विवादित हिमालय सीमा दोनों के बीच युद्ध का मुख्य कारण थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसी वजह से इन दोनों राष्ट्रों के बीच लड़ाई हुई। चीन में हुए 1959 के तिब्बत विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तब से भारत और चीन के दरमियान अनबन शुरू हो गई थी। इससे पहले दोनों के रिश्तों में खासा मिठास बरकरार थी। उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका का पक्ष लिया था। ऐसे में भारत ने अपने पड़ोसी चीन से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि जब चीन तिब्बत पर हमला कर रहा था तो भारत ने उसका विरोध नहीं किया। मगर मामला तब बिगड़ा जब तिब्बत विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा समेत उनके कई साथियों को शरण दी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश की, मगर इसका खास उपयोग नहीं हुआ। तो आखिर क्या था ये पंचशील समझौता, चलिए जानते हैं। पंचशील शब्द पंच और शील इन दो अलग अलग शब्दों से बनता है, जिसका मतलब होता है 5 सिद्धांतों वाले विचार। इस समझौते की तारीख थी 29 अप्रैल 1954, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के बीच हस्ताक्षर किए गए। पंचशील समझौते ने भारत और चीन के बीच तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगने लगे थे। मगर 1959 के तिब्बत विद्रोह के बाद मामला पूरा बिगड़ गया। दलाई लामा, जो तिब्बत विद्रोह के सबसे बड़े नेता थे, वो भारत में शरण लेते हैं। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच हुआ ये पंचशील समझौता टूट जाता है। समझौते में यह प्रावधान था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मसलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी ओर भारत यह सोचता था कि चीन का तिब्बत के साथ विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है, कोई आंतरिक मसला नहीं है। भारत के इस वक्तव्य की वजह से चीनी जनता में एक रोष उत्पन्न हुआ। ऐसे में चीनी सरकार ने देशभक्ति का हवाला देते हुए अपनी जनता को शांत करने के लिए भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि भारत चीन की तरफ से हो रहे इस एक तरफा हमले के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। ऐसे में चीन का ये एक तरफा वार भारत के लिए एक सरप्राइज अटैक बना। शुरुआत करते हैं 20 अक्टूबर 1962 से। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट विमान चंडीगढ़ हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। उड़ान के दौरान मौसम साफ था, सिवाय चीनी सैनिकों के गुस्से रवैये के। ये विमान लद्दाख के इलाके से सप्लाई पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान चीनी मशीन गन्स ने उन पर एक के बाद एक लगातार 19 फायर किए। इन हमलों में वो ट्रांसपोर्ट विमान तो बच गया, मगर इससे चीन की नीयत पूर्ण रूप से साफ हो गई थी। ये सीधे सीधे युद्ध की शुरुआत थी। इस हमले के बाद चीन भारत के कई उत्तरी इलाकों में घुस गया था। चीनी सैनिकों ने यहाँ के दौलत बेग ओल्डी और पैगोंग झील के कई इंडियन पोस्ट पर कब्जा किया था। लेकिन भारत के लिए असली मसला लद्दाख से दक्षिणी इलाके में बसे चुशुल सेक्टर का था। इस पोस्ट का भारत के लिए महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहीं से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत और चीन की अनऑथराइज्ड बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अगर ये इलाका चीन के कब्जे में आ जाता तो यहाँ से चीनी सेना बड़ी आसानी से भारत के मैदानी इलाके तक पहुँच सकती थी। इससे निपटने के लिए भारत को ज़रूरत थी सक्षम हथियार यानी टैंक्स की। बड़ी मुश्किल से भारतीय वायुसेना द्वारा इन टैंकों को लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पहुंचाया गया। वायुसेना के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा और मुश्किल टास्क था। 24 और 25 अक्टूबर के दरमियान टैंक्स को कार्गो विमान में लोड किया गया और 25 अक्टूबर की सुबह टैंक्स लद्दाख के इलाके में उतरने लगे। इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि भारत ने
दुश्मन के नाक के नीचे युद्ध क्षेत्र तक अपने टैंक्स पहुंचाए थे। मगर इतनी मेहनत के बावजूद भी चीन का पगड़ा इस पूरे युद्ध में भारी था। चीन के सैनिक भारतीय सेना से 3 गुना ज्यादा थे। साथ ही साथ उनकी आर्टिलरी स्ट्रेंथ भारत से कई गुना बेहतर थी। 24 अक्टूबर तक चले इस लड़ाई में चीन भारत के 15 किलोमीटर अंदर तक घुस गया था। मगर इसके बाद अचानक क्या हुआ कि चीनी सैनिक एकदम से रुक गए। इस रोक की वजह थी एक समझौता जो चीन भारत के साथ करना चाहता था। समझौते के मुताबिक चीन चाहता था कि दोनों सेनाएं एलओसी से 20-20 किलोमीटर की दूरी पर पीछे हट जाए, जिसके बदले भारत को अक्साई वाला इलाका छोड़ना होगा। नेहरू को यह कतई मंजूर नहीं था। ऐसे में उन्होंने इस बात से साफ साफ मना कर दिया। हालांकि इस निगोशिएशन के चलते भारतीय सेना को खासा वक्त मिल गया था, लिहाजा भारत ने न सिर्फ लद्दाख में अपने टैंक्स लाए बल्कि वहां एक बहुत बड़ी बटालियन को भी तैनात किया। इन सभी के अलावा 9 डोगरा फर्स्ट चार्ट के सैनिक भी लद्दाख लाए गए ताकि लद्दाख से लेह तक जाने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद किया जाए। इसी बीच नेहरू चीन को बातचीत में उलझा रहे थे। जब ये बात चीन के प्रधानमंत्री जो एन लाई को पता चली कि भारत अब समझौते के मूड में नहीं है, तब उन्होंने लद्दाख में चल रहे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। चीन की तरफ से हो रहे इस हमले का भारत की गोरखा रेजिमेंट ने जोरदार जवाब दिया। बावजूद इसके वे अपने से कई ज्यादा दुश्मन की फौज के सामने टिकने में असमर्थ रहे और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस छोटी सी शिकस्त की वजह से स्पेगुर गैप के बगल में बसी गुरुप हिल पर चीनी सैनिकों का कब्जा हो गया। आगे चलकर चीनी सैनिक एक के बाद एक पहाड़ियों पर कब्जा करते गए। चीनियों के पास बेहतर हथियार थे और साथ ही साथ पहाड़ों और ठंड में लड़ने का तजुर्बा भी। वही भारतीय सेना के पास महज 300 गोलियां और कुछ बम थे। बंदूकें भी ऐसी जिससे महज एक वक्त में एक ही गोली फायर हो सके। इन सभी कमियों के बीच भारतीय सेना के पास एक चीज बहुत बड़ी मात्रा में थी और वो थी जज्बा। इस जज्बे की बदौलत ऊपर से ऑर्डर होते हुए भी कि आप चाहे तो अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं, सेना के कमांडर मेजर शैतान सिंह ने लड़ना चुना। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे, मगर फिर भी भारतीय जवान किसी आंधी की तरह लड़ रहे थे। दूसरी ओर से तोपों और मशीन गन का हमला जोरों से था, मगर फिर भी भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से लड़ते रहे। इस लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक भारतीय सैनिक 10-10 चीनी सैनिकों से लोहा ले रहा था। इस लड़ाई में भारत के कुल मिलाकर 114 सैनिक मारे गए, जिसमें उन्होंने चीन के लगभग 1000 से भी ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरी लड़ाई में चीन का पगड़ा भारी रहा। उसने पूरी तरह से अपना मकसद पूरा कर लिया था। चीन ने इस युद्ध के चलते अक्साई वाले इलाके को अपने कब्जे में कर लिया, जिसे हम आज का अक्साई चीन कहते हैं। साथ ही साथ तिब्बत को झिंजियांग प्रांत से जोड़ दिया, जो उसका अहम मकसद था। ऐसा करने से तिब्बत और झिंजियांग के बीच सड़क सुरक्षित हो गई और उसे एक सेफ रूट मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका इस इंडो चाइना वॉर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, आज का मेरा एक सवाल इसी मुद्दे से रिलेटेड है। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो मैं आप पर छोड़ता हूं। इस युद्ध में हुई हार का जिम्मेदार नेहरू को बताया जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हाँ है तो क्यों, और अगर ना है तो क्यों नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।